नमस्कार। शोध के विभिन्न आयामों पर अथवा संभावित शोध्य पक्षों पर हम पिछले कुछ भागों से विचार कर रहे थे और अब हमारे विचारणीय क्षेत्रों में जो बचे हैं क्षेत्र, वास्तु हो, विज्ञान एवं ज्योतिष हो, अथवा ग्रहों के मानव पर पड़ने वाले तथाकथित प्रभाव हो, अथवा अन्य कोई भी पक्ष हो, इन पक्षों के लिए हमें कुछ अंशों को अलग से विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए ज्योतिष में 360 दिन बताए गए थे सौर वर्ष में, और इस समय हम जो वर्ष लेते हैं या आगे जाके जो वर्ष जो उसकी सीमा जो बनेगी वर्ष की, वो अलग अलग भिन्न भिन्न सामने नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि संक्षेप में बतावें तो 2004 में एक सुनामी आई थी। सुनामी के बाद एक नेशनल डेली में, अर्थात एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक समाचार देखने को मिला था। वैज्ञानिकों का उस समाचार के अनुसार, उस मुद्रित समाचार के सारांश ऐसे था कि सुनामी का जो झटका था उसके कारण पृथ्वी की जो अक्ष है वो थोड़ा सा अपने स्थान से आगे जा चुका है, अपने स्थान से हट चुका है। इस कारण से आने वाले दिनों में एक वर्ष 370 दिनों का होगा। अर्थात किसी समय में 360 दिन वर्ष में थे और बाद में 365 दिन अब चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 370 होंगे और आश्चर्य नहीं होगा, ये और बढ़ते बढ़ते 380 भी, 400 भी पहुंच सकता है। ये अभी एक प्राकल्पना हो सकता है, अभी एक ऊहाजनित विषय हो सकता है, ऊहापोह कह सकते हैं। किंतु यदि हम विज्ञान के पहलुओं में जाएं, अर्थात विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में जो साधारण नियम बताए हैं, यदि उन नियमों के अनुसरण करते हुए यदि हम सोचें तो यहाँ पर असंभव तो कुछ भी नहीं लगता है। क्यों असंभव नहीं लगता है? तो सृष्टि जब हुआ, जैसे कहते हैं अथवा जैसे हम सुनते हैं अथवा जैसे हम कल्पना करते हैं, तो एक ही अणु से हुआ, धीरे धीरे सब पैदा हुए। अथवा एक पक्ष ये भी है कि एक विस्फोट हुआ और सूर्य से जो खंड अलग अलग हुए और सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे। ये सभी किस आधार पर भ्रमण कर रहे हैं? इन सभी को सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो रोक के रखा है। अर्थात वो जितने दूरी में, सूर्य से जितने दूरी में वो भ्रमण कर रहे हैं, उससे ज्यादा दूरी या नजदीक नहीं आ सकते। यदि आएंगे, दूर जाएंगे या अथवा नजदीक आएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्यों ऐसे होगी? क्योंकि अभिकैंद्रिक बल और अपकैंद्रिक बल, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दो यहाँ पर बल बताए गए हैं भौतिक विज्ञान में, तो इन दोनों के नियमों को यदि ध्यान से देखें और सूर्य के आकर्षण विकर्षण में यदि थोड़ा भी अंतर आ जाए तो वो सौरमंडल ध्वस्त हो जाएगा। और यदि वह आकर्षण विकर्षण में एक क्रमबद्ध अंतर आवे तो फिर वहां पर नष्ट नहीं होगा सौरमंडल और धीरे 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 दायरा बढ़ता जाएगा। अर्थात पृथ्वी सूर्य के आकर्षण शक्ति के आधार पर बंधी हुई है और निश्चित सीमा में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही हैं, और यदि वह दूरी थोड़ा बढ़े तो स्वाभाविक बात है, जैसे यह दूरी बढ़ेगा तो पृथ्वी के जो भ्रमण करने की जो कक्षा है उसके जो मान है उसमें भी परिवर्तन आएगा।
और उसमें परिवर्तन आते ही ये जो 365 दिन हमें दिख रहे हैं तो वो और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो इसको ना कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, इसलिए कि यह भौतिक विज्ञान है। वहां के अभिकैंद्रिक बल, अपकैंद्रिक बल, आकर्षण विकर्षण बल, ये सभी जो पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं, ये हमें इस तथ्य को स्वीकारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर हर एक सेकंड काल में 2 लाख टन जो पदार्थ विस्फोट हो रहा है सूरज में, जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? सूर्य का जो आकार था, जो वास्तविक आकार था, वो आज वैसे नहीं है। और यदि वह वास्तविक आकार यदि घटते जा रहा है तो ये साफ बात है, सूर्य की जो द्रव्य राशि है वो घटती जा रही है। और किसी भी वस्तु में आकर्षण अथवा विकर्षण का जो बल है वो उसके द्रव्य राशि पर, मास पर टिका रहता है। और जिस वस्तु की मास, जिस वस्तु की अर्थात जिस सूर्य की द्रव्य राशि घटती जा रही है, तो स्वाभाविक बात है धीरे धीरे उस सूर्य की बाकी उनके चारों ओर उनके ही आकर्षण शक्ति से बंधे हुए जो ग्रह घूम रहे हैं वो धीरे से उनके चंगुल से बाहर आ जाएंगे, आ जाना चाहिए। और सूर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। विज्ञान तो यही कहता है कि लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद यदि हम 2 लाख टन प्रति सेकंड के हिसाब से विस्फोट होते हुए यदि हम नापना प्रारंभ करें और सूर्य के मान को देखें, सूर्य के द्रव्य राशि को देखें, सूर्य में स्थित पदार्थ को हम आंकने की कोशिश करें, तो यह बात तो स्पष्ट बहुत सामने आ जाएगी कि कितने वर्षों के बाद, कितने लाखों वर्षों के बाद, कितने करोड़ों वर्षों के बाद यह सूर्य समाप्त हो जाएगा। और तब आश्चर्य भी नहीं होगा यदि हमने जिस कल्प की बात कर रहे हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा सूर्यादि ग्रहों के निर्माण में जितने समय होने की जो बात कर रहे हैं, यदि उस बात को हम पदार्थ, मैटर और रेडिएशन, ऊर्जा, इन दोनों के संबंध से यदि हम तालमेल करें तो हो सकता है कि जो 432 करोड़ जो सौर वर्ष जो बताए गए हैं एक कल्प का मान, इसी तरह जो 43,20,000 वर्ष जो एक महायुग का जो मान बताया है, तो इस मैटर एंड रेडिएशन और इसके बीच में संबंध तो जरूर होगा ही। और यदि वह संबंध हमें कागज में ही सही यदि सिद्ध हो गया तो फिर हमें इस बात पे भी हम पहुंच सकते हैं कि जो ग्रहों का प्रभाव आखिर व्यक्ति पर कैसे पड़ रहा है। ये तो एक पक्ष हुआ। ये ग्रह भी पृथ्वी आदि 5 तत्वों से बने हैं, शरीर भी पृथ्वी आदि 5 तत्वों से बना है। जिस किसी भी पदार्थ में जो द्रव्य राशि है, पदार्थ के जो अस्तित्व है, वो अपने आसपास के हर एक वस्तु पे आकर्षण और विकर्षण बल दोनों दिखाता है। ये एक भौतिक विज्ञान का सामान्य नियम है। तो हमें सूर्य के चारों ओर असंख्य जो खगोल पिंड भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से केवल हम इन 7 को ही क्यों लिए, यही हमारे ऊपर प्रभाव क्यों डाल रहे हैं? आखिर ये आकर्षण विकर्षण बल ही है जो हमें संचालित कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और विभिन्न क्षेत्रों के शोध के आयामों के विचार करने के पहले आज हमें कुछ बातें इस प्रकार से चर्चा करनी है, जैसे मैं कहा था, उसका भी कारण है। क्योंकि केवल आकर्षण विकर्षण बल ही यदि हमारे ऊपर कार्य कर रहा हो तो हमें मानसिक रूप से जो उद्वेग, मानसिक रूप से जो चिंतन, मानसिक रूप से जो हमको जो प्रेरणाएं जो मिलती हैं अलग अलग काम करने की, तो वहां हमें संबंध दिखाने में समस्या होगी। अर्थात ये सारे ग्रह जिनको हम कर्मफल के सूचक बता रहे हैं, तो हमें यह संबंध आकर्षण विकर्षण के बीच में हमारा कर्मफल कहाँ से आ रहा है, प्रारब्ध कहाँ टिका हुआ है और कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस चीज को भी विचार करना पड़ेगा। ये एक आयाम हो गया। तब तक दूसरा आयाम आ जाता है कि पृथ्वी पर आकर्षण विकर्षण बल है, पृथ्वी के चारों ओर वात का आवरण है, वायु का आवरण है, वे हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है।
इन सभी बातों को तो हम एक पक्ष में यदि रखें, उदाहरण के लिए हम चंद्रमा पर पहुंचते हैं तो हमारा वजन घट जाता है। तो वजन घटने का कारण क्या है? हमारे ऊपर से जो बल, वायु का जो बल है वो वहां पर कम हो जाता है। हम स्पेस पे जाए तो हम खड़े होने चाहते हुए भी नहीं हो पाते हैं। अर्थात जिस पृथ्वी के ऊपर हम कह रहे हैं कि मैं 75 किलो का हूं, ये मेरी 75 किलो मेरे शरीर का नहीं है। अब मेरे और पृथ्वी के बीच का यह तालमेल है। और वही मैं जमीन में गड्ढा खोद के नीचे जाने लगता हूं तब भी फर्क पड़ेगा, जमीन से ऊपर उठ के चलने लगता हूं तब भी फर्क पड़ता है। और एक घर के अंदर हम 10-10 फीट के दूरी में यदि हम 10-10 कदम के दूरी में यदि हम दीवार बनावे, अथवा 100-100 फीट के दूरी में यदि हम दीवार बनावे, तब भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। किंतु अंतर हो जाता है, घर में अंतर हो जाता है, गांव में अंतर हो जाता है, देश में अंतर हो जाता है। इसीलिए ग्राम वास्तु, नगर वास्तु, देश वास्तु क्या क्या बनते हुए आगे निकल आया है। इन सभी को हम महर्षियों के कल्पना कहें अथवा एक जमीन पे सीमा बांधने से वहां के आवह संवह आदि जो सप्तवात हैं उनका एक नियंत्रण हो जाता है। तो नियंत्रण हो गया, इतना तक तो हम मान सकते हैं। हाँ जी, 4 वायु तो पृथ्वी पर हैं, चारों कोनों को वो दिशा निर्देश करते हैं, बाकी 3 वायु ऊपर के हैं, इन पर शरीर का संबंध होता है। यदि इस प्रकार से यदि हम चिंतन करते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति में वो परिवर्तन कैसे हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा नहीं बनता है। अर्थात वहां पर भी कोई न कोई या तो बाहर से या अंदर से नियंत्रित करने की कोई स्थिति है। तो इसको हम भौतिक विज्ञान से कैसे जोड़ेंगे? जोड़ना जरूरी है क्या? यदि हम ये भी सवाल कर सकते हैं तो अत्यंत आवश्यक है। कैसे अत्यंत आवश्यक है? कि एक 10x10 अर्थात 10 चौड़ाई 10 लंबाई से बने हुए प्रकोष्ठ का जो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है, उसको यदि हम 12 कदम कर लेते हैं अथवा 14 कदम कर लेते हैं, परिवर्तन हो जाता है। जिस पद में अर्थात जिस लंबाई चौड़ाई में व्यक्ति सुखी होने की हम बात करते हैं, उसमें थोड़ा हेरा फेरी करने से वह दुखी हो जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर प्रकृति के अंतर्गत जो भी नियम है, जो भी विज्ञान चल रहा है, जो भी प्राकृतिक तत्व हैं और जो भी वायु के कारण अथवा पंच महाभूतों के कारण जो भी उत्पन्न हो रहा है, और इसके ऊपर विभिन्न द्रव्य राशियों से, जो हम सभी तो द्रव्य राशियों के पिंड ही हैं, हम सभी पिंड हैं, मतलब हम सभी में एक द्रव्य राशि है, और उस द्रव्य राशि के हाव भाव से हम दूसरों को आकर्षण और विकर्षण भी कर रहे हैं। एक आकर्षण शारीरिक हुआ और दूसरा आकर्षण मानसिक भी हुआ। अर्थात किसी व्यक्ति को देखते ही हमें अच्छा लगना, किसी व्यक्ति को बिल्कुल परहेज करने के हमारे प्रयास करना, परिवार के अंदर भी और बाहर भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भौतिक विज्ञान के कुछ प्रबल नियम जो कार्य कर रहे हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि महर्षि लोग पहचान लिए हैं कि पृथ्वी की एक सीमा बंधी हुई, उसके अंदर किस प्रकार के, किस समय में, किस स्थिति में, कहां से कौन कंट्रोल कर रहा है, इतना तो वो जान रहे हैं। इतना फिलहाल हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। मानना इसलिए पड़ेगा कि हम जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी प्राचीन उद्धरण हैं, उनको आगम के रूप में मानने के अलावा हम वहां के विज्ञान को परख नहीं पा रहे हैं, और उसको खंडन करने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि खंडन करने के लिए भी हमें भौतिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। भौतिक इसलिए मैं बार बार भौतिक इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रकृति के अंतर्गत जो भी सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों से प्रकृति चल रही है, और
प्रकृति के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों के कारण विभिन्न पदार्थों में जो तत्व हैं, जो प्रवृत्ति हैं, इन सभी को कोई न कोई शक्ति चला रही है, पावर। तो इसको हम मैजिक पावर नहीं कहते हैं। हम यदि परहेज करना चाहते हैं तो हम देवी देवताओं का भी नाम नहीं देते हैं, किंतु एक प्राकृतिक शक्ति जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। यदि नकारने की ऊंचाइयों में हम पहुंच गए, ये हम तब कह सकते हैं कि जब हम बवंडरों से अथवा चक्रवातों से अथवा अन्य किसी भी मार्ग से आने वाले उत्पातों को रोकने की यदि यांत्रिक व्यवस्था हम बना दें, तब हम अनिवार्य रूप से कह सकते हैं कि ये सब इंसान कंट्रोल कर सकता है। जैसे ग्रह शकल, जो खंड, जो आसमान में जो भी शक्ल है, जो पृथ्वी तक आते हैं, पृथ्वी को टकराने के प्रयास करते हैं, जो वैज्ञानिक उनके राह बदलने का अथवा उनको आसमान में ही भस्म करने की जो भी प्रयास करते हैं, तो उस तरीके की यदि प्रयास करने में यदि हम सफल हो गए तो फिर वो अलग बात है। तब सिद्ध कर सकते हैं कि भूत नामक कोई वस्तु नहीं है और सब भविष्य ही भविष्य है जो इंसान के हाथ में है। यहाँ और एक पक्ष जुड़ जाता है। वह पक्ष क्या है? ये भूत, वर्तमान और ये भविष्य क्या है? क्योंकि काल की गति को हम स्वीकार नहीं सकते हैं। काल तो चल ही नहीं रहा है, तो काल तो वो निर्विकार है, उसमें हम ही चल रहे हैं। इसका भी एक उदाहरण सामने ले लेते हैं। जब मेरे पिताजी बचपन में बच्चे थे तो उनके लिए भूत क्या था? तो उस समय पिताजी के लिए भूत का समय हुआ उनके दादाजी इत्यादि लोगों का, वर्तमान उनका बचपन और उनके भविष्य यानी हम लोग। उसी समय में, जिस समय में उनकी ये विचार चल रहे थे, उस समय में जहां दिन था वहीं पर किसी दूसरे स्थान में रात्रि, और कहीं शाम है तो कहीं सुबह। तो वहां पर भी एक रूप में प्रकृति का कोई स्वरूप ना होकर वह व्यक्ति केंद्रित हो गया। इसी तरह हमारे लिए, इसी तरह आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए। यहां कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस दौड़ में जहां व्यक्ति केंद्रित, आत्म केंद्रित, माने ये सारे सिद्धांत जैसे चल रहे हैं, जैसे एक कमरे के अंदर, एक प्रकोष्ठ के अंदर अथवा एक भूखंड के अंदर एक व्यक्ति के लिए जितने भी वहां चारों ओर के तत्व जिस प्रकार के आकर्षण विकर्षण बल के अंतर्गत व्यवहार कर रहे हैं, वही दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, हो सकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान को हम एक विषय की दृष्टि से देखेंगे तो हाँ हो सकता है कहेंगे। यदि विज्ञान को हम प्रकृति के वो अंतर्निहित तत्व के रूप में देखेंगे, अर्थात कोई भी पत्थर ऊपर फेंकने पर नीचे गिरता है, तो यदि हम उसको गुरुत्वाकर्षण का नाम भी ना दें, अथवा बड़े वस्तु छोटे वस्तु का आकर्षण करता है ऐसे नाम ना दे, तो भी इस जानकारी तो सभी को है। इसी प्रकार से बहुत बार हम ढूंढने लगते हैं कि विज्ञान कब पैदा हुआ और गणित कब पैदा हुआ और वेद कब पैदा हुआ, ये सब कब लिखे गए इत्यादि बातें करने लगते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि सृष्टि के प्रारंभ में यदि सारे खंड अलग हुए सूर्य से, अथवा सब एक पिंड थे, जब विस्फोट हुआ अलग अलग हुए, तो उनको ये अभिकेंद्रिक बल अपकेंद्रिक बल किसने कहा था? चारों ओर घूमने की बात किसने कही थी? और उनमें जो रफ्तार, जो गति उत्पन्न हुआ, उसका वो किस सिद्धांत को पालन करते हुए किया था? तो ये बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम गणित
का विकास क्रम, विज्ञान का विकास क्रम अथवा गणित का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, शून्य के आविष्कार कौन किए और गणित के मूल पुरुष कौन है इत्यादि विभिन्न विषयों के विषय में भी जब हम विचार करने लगते हैं तो बहुत मजाकिया लगने लगता है, अर्थात वहां पर तर्कहीन लगने लगता है। तर्कहीन इसलिए लगता है कि जब विस्फोट हुआ, जिस रफ्तार से विस्फोट हुआ, जितना बल प्रयोग हुआ विस्फोट में और जितने तेजी से बिखरे, बाहर की ओर बिखरे थे वो खंड, और उनकी जो द्रव्य राशि थी और उनका और वो मूल पदार्थ की जो आपसी संबंध हैं और उन दोनों के बीच की दूरी है, इन्हीं सभी के ऊपर ये सारे बल, ये सारे तत्व, प्रकृति के सारे नियम काम कर रहे थे। उसके बाद उन्हीं नियमों के आधार पर यह आगे चलता रहा। और यदि सूर्य में यदि विस्फोट हो रहा हो तो वो उसी पदार्थ के नियमों के तहत ही है। तो यहाँ एक गंभीर दृष्टि की अपेक्षा है, हमें एक उस प्रकार की दृष्टि लानी पड़ेगी। यहाँ पर सोचते वक्त हमें उस प्रकार की दृष्टि लानी पड़ेगी। बहुत बार यदि उदाहरण रूप से लें तो मंगल सप्तम भाव को देखता है। जब व्यक्ति पैदा होता है उस समय में पूर्व क्षितिज में जो राशि चक्र का अंश लगा है वही लग्न है, जिंदगी भर का सारे फल उसी के आधार पर निर्भर होता है, इत्यादि बातें कहने पर अधिकांश हमारे तमाम प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाता है। और उन प्रश्नों के उत्तर अथवा एक जिज्ञासु जो प्रश्न करता है उस प्रश्न के उत्तर यदि हम ग्रंथों में ढूंढने लगते हैं तो नहीं मिलता है, क्योंकि महर्षि कहीं तर्क का विश्लेषण नहीं करते हैं, वो तथ्य का निर्देश करते हैं। और तथ्य का निर्देश, जो तथ्य उन्होंने तर्कों के आधार पर पाए हैं और वहां पर जिस तर्क को देख रहे हैं तो वहां यहाँ पर सब निर्देशात्मक है। जो वैदिक वाङ्मय है सब उपदेशात्मक और निर्देशात्मक है। यहाँ पर ये बताएंगे आपको कि वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे गिरेगी, तो हम ये बात ये भी कह सकते हैं कि वहां विकसित नहीं थे। तो ये भी बात अंततोगत्वा सिद्ध होने वाली नहीं है, विकसित नहीं था करके, क्योंकि विकास का कोई क्रम नहीं है। और वो जो आदि में जो नियम है, जो उनके समझ में हैं, जो वो समझ पाए हैं, जो उन्होंने देख पाए हैं वेद के रूप में, श्रुति के रूप में जो देख पाए हैं, जो सर्वव्याप्त हैं, जो सर्वत्र हैं, जो बरकरार हैं, जो नित्य हैं, वो नित्य इसलिए हैं कि वो वही विज्ञान का आरंभ है और उस आदि बिंदु पे विज्ञान के नियम जो प्रारंभ हुए और उनका अंत भी उसी वैज्ञानिक नियमों के आधार पर ही होना है। तो फिर इन सभी को हम उस प्रकार के चिंतन करने लगेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। हमें एक आज की दृष्टि वहां रखनी पड़ेगी, अर्थात जिन आकर्षण अपकर्षण बल आदि का, जिन तर्कों का वहां पर निर्देशों में समावेश नहीं है उनको हम अभाव नहीं मान सकते हैं, किंतु आज अनेक तर्क हमारे सामने उपस्थित हैं। उन तर्कों का वहां पर हम प्रयोग करके ये अनिवार्य रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि तथ्य निर्देश में प्रमुख स्थान महर्षियों के द्वारा तर्क को और प्रकृतिगत तत्व को दिया गया है। फिर हम अगले भाग में मिलेंगे, इसी विश्लेषण को आगे ले चलते हुए फिर मिलते हैं।